नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, व्यूज करते हो लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक करके जाया करो, कमेंट जरूर करें, है ना। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सब कुछ बताइए होगा अनअकैडमी के बारे में। बेसिकली मैं एक मेन पॉइंट पे चर्चा करूंगा, बस 2 मिनट लगेगा। सब्सक्रिप्शंस के बारे में, क्योंकि बच्चों को सब्सक्रिप्शन को लेकर ही काफ़ी इश्यूज रहते हैं, तो मैं सोचा सब्सक्रिप्शन पे चर्चा कर लें। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सब्सक्रिप्शन में। ये अलग अलग 5 इनकी स्कीम्स हैं सब्सक्रिप्शंस की। एक तरह से फीस है पूरी, बहुत ही जो जो चीप रेट पे है, बहुत ही सस्ता रेट है, इसको आप देख लेना। और एक मेरा आपका एक कोड जनरेट हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। आप अगर इस कोड को DSUS, एक कोड है, जैसे आप पेमेंट करोगे ना, इस जगह पे प्रोसीड पेमेंट आएगा, ऊपर यहाँ पे बना होगा कि कोड यहाँ पे डालने के लिए, तो यहाँ पर DSUS लिखना, आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आप मुझे सीधा 8303798601 पे व्हाट्सअप करना। सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत आ रही हो कि सर इशू ये हो रहा है, हमें चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप सीधा मुझसे बात कर लो, मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको खुद फ़ोन कर लूँगा या फिर आपको प्रॉब्लम वही सॉर्ट आउट कर दूँगा, ठीक है? आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करना 8303798601। और जिसको PDF चाहिए लेक्चर्स की मेरी, जो मैंने पिछले 1 पार्ट और 2 पार्ट पढ़ाए हैं और तीसरा आज पढ़ाऊँगा, इसकी PDF भी जिसको चाहिए वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकता है ना? तो कोड आपको याद है DSUS, और 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन कर लेना इस नंबर पे, व्हाट्सअप कर लेना, मतलब फ़ोन मत करना, है ना? और ये अलग-अलग 5 स्कीम्स हैं, देख लेना। मैं हमेशा 12 महीने और 24 महीने 2 स्कीम्स को प्रेफ़र करता हूँ। और 10% के डिस्काउंट के बाद फीस आप देख रहोगे कितनी हो जा रही है, फिर भी दिक्कत हो तब भी मुझे फ़ोन करना, ठीक है? व्हाट्सएप करना, कोई इश्यू नहीं है इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ओके? टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और टॉपिक है अपना आत्मनिर्भर भारत का। आज पार्ट 3 चर्चा करेंगे। और पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे अन्नदाता के बारे में। अन्नदाता का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसान के बारे में और कृषि के बारे में, खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके बारे में क्या कहा जाए। ये पेपर 3 जो बनता है यूपीएससी का, पेपर 3 जो आता है, वो यूपीपीएससी में भी सेम ही पेपर आएगा। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी जो पेपर 3 बनता है, उसका 50% भाग जो है वो कृषि कन्वर्ट कर लेती है। ना हो तो आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं, मन को संतुष्टि दे सकते हैं, मेरी बात से ही भी संतुष्ट हो सकते हैं। अब अन्नदाता की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। अन्नदाता पिछले आजादी के बाद से लड़ाई लड़ रहा है अपने आप को उठाने के लिए। पूरा देश आज उसी के दम पे खड़ा है, पर वो किसके दम पे खड़ा है? किसी के दम पे नहीं। वो आत्महत्या करता है। सबसे ज़्यादा उसके ऊपर थोड़ा-सा भी लोन होता है, वो नहीं चुकता कर पाता, बैंक दबाव डालती है, पुलिस पहुँचती है, वो आत्महत्या करता है। आज उसके पास अगर समझ लीजिए मानसून नहीं आया, मौसम खराब हुआ, या फिर बिन मौसम बरसात ओले गिर गए, कृषि किसकी खराब हुई? अन्नदाता की खराब हुई। खेती किसकी खराब हुई? अन्नदाता की खराब हुई। उपज किसकी खराब हुई? अन्नदाता की खराब हुई। मिला क्या उसको? कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी वही सह रहा है, और इस देश को उसी ने खड़ा कर रखा है, ये हमको मानना पड़ेगा। तो अन्नदाता, आप समझे इशू कहाँ तैयार होता है? इशू बनते हैं अन्नदाता के साथ में बहुत सारे। कहाँ-कहाँ? पहली चीज, गन्ना किसानों के लिए बात करते हैं। शुरुआत में गन्ना किसानों से करना चाहूँगा, बहुत हाईलाइटेड मुद्दा रहता है उत्तर प्रदेश में अक्सर। और हम देखेंगे शायद आने वाले इलेक्शन, आने वाले पेपर्स में भी लिखने को मिल जाता है। इलेक्शन इससे नहीं था, क्योंकि हर इलेक्शन में गन्ना बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं कि कोई भी पार्टी की सरकार, कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, सब कहते हैं गन्ना बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर कोई काम नहीं करता आगे। तो इश्यूज क्या है? अभी कुछ हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को कुछ राहत दी थी, पर हाल ही में पिछले साल का पैसा नहीं मिला। मैं 2-3 बड़े टीवी पे देख रहा था, काफी इश्यूज उनके साथ में। प्रॉब्लम कहाँ से बन रही है? प्रॉब्लम समझो, सिर्फ बोला कि भाई गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ पिछले साल का, वो अगली बुआई के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? वो वैसे भी नुकसान में खेती कर रहा है। आप देखो, अगर एमएसपी देखो, किसी भी उपज की एमएसपी देखो कितनी कम है, और जरा उसकी लागत जोड़ के देखना। अगर आप लागत जोड़ोगे, उसके बाद उसकी मेहनत जोड़ोगे, तो उसके लिए किसान के लिए कुछ नहीं बचता है। सिर्फ जो वो खाने के लिए बचा लेता है, थोड़े बहुत दाने, वही उसके लिए बचते हैं।
आप आज से 50 साल पहले एमएसपी देखो और आज की एमएसपी देखो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया होगा। बहुत ज़्यादा 300-400 रुपए का फ़र्क आया होगा या 350-400 रुपए का फ़र्क आया होगा। पर उस समय की खाद का रेट देखो, उस समय की बीज का रेट देखो, उस समय के डीज़ल का रेट देखो, तो बहुत बड़ा अंतर है। उस समय की महँगाई और आज की महँगाई में ज़मीन-आसमान का अंतर है। परेशान कौन है? अन्नदाता परेशान है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत अन्नदाता के साथ क्या आ रही है? अन्नदाता के पास अब क्या हो गया देखो, लैंड जो है, मान लो एक छोटा एग्जाम्पल ले लो, आप किसान हैं और आपके पास जो जमीन है, आपके 2 बच्चे हुए, जमीन आधी हो गई। और देखो, उनके भी 2-2 बच्चे हो गए, जमीन ये आधी हुई और ये आधी हो गई। मतलब समझ रहे हो, जमीन बढ़ती चली जा रही है। चलो जमीन बढ़ रही है वो तो ठीक है, एक और इशू बन रहा है। जितनी भी आप बड़ी सिटीज देख लो, जो बड़े शहर बन रहे हैं, बड़े शहर के पास आप देखना, जिसके आउटर एरियाज होंगे, जो रूरल एरियाज थे उनको डेवलप किया जा रहा है। वहां पर किसानों से जमीन ले करके बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। वो किसके लिए इशू तैयार होगा बताओ? वो आने वाले समय में आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, मैं मानता हूँ जरूरत है जमीन की, पर किसान के लिए भी सरकार को सोचना चाहिएगा। वो पहले से ही परेशान था, पर कोविड-19 ने उसको आके और परेशान कर लिया और सरकार ने इनके लिए कुछ योजनाएं निकाली, जिसको आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3 कृषि में कहा गया। ये योजना आई थी 15/5/2020 को, ये डेट लिखी हुई है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आत्मनिर्भर भारत में कृषि के बारे में बताया था। और मैं आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, वित्त राज्य मंत्री का नाम मुझे बताइएगा। वित्त राज्य मंत्री का जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखता हुआ चले। हाँ, मैं कमेंट की रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा आप सभी को, प्रीमियर है मेरा, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी मंडे से, उसमें प्रॉपर आप लोग को रिप्लाई दिया करूंगा। अभी प्रीमियर में रिप्लाई देना अलाउड नहीं है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या था, किसानों के लिए घोषणाएं क्या हुई? किसानों के लिए घोषणा हुई कि 30,000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशैली पूंजी दी जाए कोविड 19 के समय में। पर क्या था, नाबार्ड ने कहा कि भाई साहब हम जो है 90,000 करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं, कोविड 19 के पहले 90,000 दे चुके हैं। सरकार ने कहा अब 30,000 करोड़ रुपए और दे दो, ये हो गई 90,000 तुम पहले दे चुके हो, 30,000 फिर दे दो, सरकार ने कहा। समझे? तो ये हो गया 1,20,000 करोड़ रुपए, आप जो है किसानों को दीजिए। अच्छा, नाबार्ड है क्या पहले जानो। नाबार्ड एक तरह का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के थ्रू आता है नाबार्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ नाम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, नाबार्ड नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कृषि में बहुत बार पूछा जाएगा, भी कृषि में यहाँ जितनी बार चर्चा होगी वो नाबार्ड नाम जरूर आएगा। नाबार्ड, इसका हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाबार्ड को लेके क्लियर हो। अच्छा, एक चीज रह गई, नाबार्ड का इस समय कौन हेड है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ऐसे ही बात करते चलेंगे कि भाई कुछ आप भी तो करो, सब मैं यहाँ बता दूंगा तो तुम कुछ करोगे नहीं ना, है ना, आलसी हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी सुनो, अच्छा, अब क्या हुआ, नाबार्ड के साथ साथ एक आरआरबी देखो लिखा होगा यहाँ पे, क्या? आर आर बी, आर आर बी, ये क्या है? ये है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप सुना है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक सुने हैं ना, वही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब ये क्या होता है, ये ग्रामों में होते हैं और वहां पे ऋण देते हैं छोटे और सीमांत किसानों को। ठीक है। अच्छा, अब इस 30,000 करोड़ से कितने किसानों को फायदा होगा? अमूमन 3 करोड़ किसानों इससे डायरेक्ट लाभान्वित होंगे, 3 करोड़ किसान इससे डायरेक्ट लाभान्वित होंगे। तो नाबार्ड जो है वो 30,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा फंड देगा इनको, जिसको आपातकालीन फंड बोला गया। इसके पहले नाबार्ड 90,000 करोड़ का फंड दे चुका था, और इससे 3 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फायदा होगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड का इस समय अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए जिसको पता है ना। और नहीं पता है तो इसको बिल्कुल एक पेन पेपर में लिख के तैयार कर लीजिए, शायद पूछ सकता है आने वाले पेपर्स में आपके लिए। दूसरा,
हम जब इसके पहले बात करें तो हमने किसान क्रेडिट कार्ड की बात करी थी। किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? 1998 में यशवंत सिंह जी मुख्यमंत्री यशवंत सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ के ऋण की व्यवस्था करी, अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करी या फिर प्रोत्साहन ऋण की व्यवस्था करी। अब ये क्यों दिया जा रहा? कोविड-19 के समय आप समझो बहुत ही खेती बेकार हुई है। बोलो कौन सी खेती बेकार हुई है? जितनी भी फलों की खेती थी, सब्जियों की खेती थी, इसमें बहुत नुकसान आया है। इवन तो जो दूध का काम कर रहे थे उनके लिए भी नुकसान आया हुआ है। तो उनको एक रियायत बरतते हुए उन्होंने ये किसान क्रेडिट कार्ड में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि को ऐड किया है, जिसे 2.5 करोड़ किसान डायरेक्ट यूज करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, अब किसान क्रेडिट कार्ड में जो है ना, पशुपालक और मछुआरे भी शामिल हो गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि किसान क्रेडिट कार्ड में अभी हाल ही में कोविड-19 के दौरान किसको किसको शामिल किया गया है, तो आप बताना। मछुआरों और पशुपालक को कोविड-19 के दौरान शामिल किया गया है। ठीक है, सॉरी। दूसरी चीज एक और देखेंगे हम लोग कि अब देखो 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता, तरलता भी समझ रहे हो ना, नकदी तरलता शब्द जो आता है, लिक्विडिटी शब्द जो आता है, वो अर्थव्यवस्था में आता है ना। तो 2.5 करोड़ से ज्यादा 2 लाख करोड़ किसानों को फायदा हुआ। याद रखना कि नाबार्ड ने कितना पैसा दिया? 30,000 करोड़ रुपए दिया था, और 90,000 करोड़ रुपए उसने ऑलरेडी मार्केट में पे कर रखा है, पर 30,000 करोड़ आपातकालीन दिया था। पूछा जाए कि नाबार्ड का ऑफिस कहाँ है, बता देना मुंबई महाराष्ट्र में। उसके अध्यक्ष का नाम अभी आप कमेंट बॉक्स पे लिखोगे। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दूसरी चीज की बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, तब आया था। इसमें 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन ऋण दिया गया है। आगे बात करते हैं, कोविड-19 के दौरान कृषि में क्या अधिकतम कदम उठाए गए, अतिरिक्त कदम क्या उठाए गए? क्या किया गया इन्होंने? जो एमएसपी होता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, उसमें इन्होंने क्या किया? अधिक धनराशि खर्च करी। कैसे? उन्होंने एक उम्मीद से ज्यादा माल खरीदना चालू किया, अधिक धनराशि खर्च करी। मतलब एक फिक्स होता है कि आप इतना इतना माल लिया जाएगा, पर उन्होंने कहा कि जितना माल मिल रहा सब ले लो, क्योंकि आपदा का समय है। पता नहीं कि सरकार को कितने की जरूरत पड़ जाए, तो सरकार ने 74,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि खर्च की, मतलब अधिक धनराशि दी है। फिर क्या किया? किसान पीएम किसान फंड जो है, उसमें 18,700 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया है। अब आपको पता ही होगा पीएम किसान फंड क्या है। किसानों के लिए फंड तैयार किया गया था। हाल ही में देखा था आपने, इलेक्शन के पहले सबके अकाउंट में कुछ कुछ पैसा आया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था वही पीएम किसान फंड से ही पैसा दिया आया था। अच्छा, एक और चीज इन्होंने करी, फसलों की बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया। ये पुराने दावे कुछ पड़े हुए थे, जिनका भुगतान इन्होंने 6400 करोड़ के अंतर्गत किया हुआ है। ये आज के नहीं थे, काफी पुराने थे, इन्होंने उसका भुगतान किया। अब कैसे? मान लो उन्होंने कहा कि बाढ़ आ गई, या फसल जल गई, पकी फसल जल गई, या फिर बाढ़ आ गई, है ना, या फिर सूखा पड़ गया, तो उस फसल बीमा योजना का जो बीमा योजना के अंतर्गत उसका भुगतान सरकार करती है, वो इस बार 6400 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो ये मेरी बात समझ गए? एमएसपी पे सरकार ने कितना अतिरिक्त खर्च किया है? 74,300 करोड़ रुपए। एक मिनट, 1 सेकेंड, मैं यहाँ आता हूँ। हाँ जी, लिखा हुआ है एमएसपी पर 74,300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया है सरकार ने हमारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद पर कितना खर्च किया गया? आप बताना, 74,300 करोड़ रुपए। दूसरी चीज, पीएम किसान फंड में कितने हस्तांतरण किए गए हैं? तो आप तुरंत बताना, 8,700 करोड़ रुपए। और पीएम फसल बीमा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया था? 6400 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पशुपालन। कोविड के दौरान अतिरिक्त कदम उठाया गया। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ देखो बताया था, देखो लिखा हुआ मछुआरे और पशुपालक जो है वो कृषि के थ्रू आएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड उनको मिलेगा। तो वही यहाँ पे देखो, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दूध की मांग घटी है। दूध की मांग कितनी घट गई थी? 20 से 20 सेकेंड, दूध की मांग जो घटी थी वो 20 से 25% तक कम हो गई थी दूध की मांग। अब ये मांग कम होने से नुकसान किसको हुआ? किसान को, जो दूध बेच रहा था। तो क्या हुआ, एक सहकारी समितियां होती हैं,
दुग्ध सहकारी समिति जिसे बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, हर जगह होती है दुग्ध सहकारी समिति। अच्छा, दुग्ध से एक चीज दिमाग में आ रही है क्या? दुग्ध जो होता है वो श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, वर्गीज कुरियन थे, फिर भी जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अच्छा, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, दूध की मांग में 20 से 25% की कमी आई। जब 20 से 25% की कमी आई तो सहकारी दुग्ध सरकारी समितियों ने क्या किया, 560 लीटर प्रतिदिन खरीद की है, जबकि वो 360 लीटर प्रतिदिन पहले जबकि 360 लीटर प्रतिदिन की बिक्री उनकी हुई है, समझ रहे हैं? उसने लिया है 560 लीटर पर बेचा है 360 लीटर, ताकि क्या हो, किसानों को उनका नुकसान ना हो। अब ये दुग्ध सहकारी समिति बनाई क्यों हुई थी? दुग्ध सहकारी समिति, अच्छा यहाँ पे देखो नुकसान से कितना हो रहा है ना, समझ गए ना, सीधा 200 लाख लीटर प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है दुग्ध सहकारी समिति को। दुग्ध सहकारी समिति बनाई क्यों गई थी? दुग्ध सहकारी समिति किसान और जो फैक्ट्री होती है, जैसे अमूल फैक्ट्री है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर आनंदा कुछ की फैक्ट्री का नाम है ना, आनंदा के बीच में एक चैन का काम करती है। किसान अपना दूध ला के इसको बेचता है और ये वहां पर दूध को सप्लाई करती है, समझ रहे हो, एक चैन के थ्रू चलता है। किसान डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी धोखाधड़ी के चक्कर में धोखाधड़ी ना हो उसके साथ में, और पूरी सहूलियत मिले, इसलिए किसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो देखना, अब देखो कुल 111 करोड़ लीटर की अतिरिक्त खरीदी, जिसमें 4100 करोड़ रुपए का भुगतान सुनिश्चित हुआ। अच्छा, एक चीज और समझो, अब लोन भी मिलता है इन लोगों को। जो लोन मिलता है उसमें क्या किया गया, इस बार सरकार ने 2% सालाना ब्याज दर की सब्सिडी देने से एक नई योजना तैयार की। उन्होंने कहा कि तुम अपना जो डेयरी सहकारी समिति होती है, वो डेयरी अपने जैसे तुम्हें गाय खरीदनी है या भैंस खरीदनी है, तो बताओ भाई साहब मुझे गाय खरीदनी है, मुझे इतना लोन दे दो। तो डेयरी सहकारी समिति आपको लोन दे देती है एक निश्चित ब्याज दर पर। अब क्या हुआ, उसने इसमें कोविड-19 के दौरान कहा कि एक काम करो, तुम मेरा पैसा, जो पैसा फंसा हुआ था, उसने कहा मेरा पैसा वापस करो, हम तुम्हें 2% सालाना ब्याज दर की सब्सिडी देंगे। एक योजना लेके आएंगे, और जिनको चाहिए भी वो इस सब्सिडी के थ्रू पैसा ले भी सकते हैं। दोनों चीजें की गई इसके तहत, है ना। त्वरित भुगतान ब्याज अदायगी 2% वार्षिक अतिरिक्त सब्सिडी, वही मैं बता रहा था कि दोनों चीजें करी गई, देखो पता है आप, कि एक तरह से उसको सब्सिडी भी मिली है, किस पे, ब्याज देने पर, और एक तरह सब्सिडी मिली कि तुम ले जाओ, तुम्हें 2% की सब्सिडी भी हम दे देंगे। अच्छा देखो, इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता, वही अतिरिक्त नकदी की व्यवस्था की गई है, जो 2 करोड़ किसानों को सीधा लाभान्वित करेगी। यानी कि दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों की संख्या कितनी है, 2 करोड़। कभी ऐसे लिखने के लिए आए तो ये सब बहुत ढंग से इसको पढ़ लो, और इसका एक एक डाटा दिमाग में बैठा लो कि भाई ये दिमाग में हो, 2-3 बार देखना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। वरना मुझे व्हाट्सएप का नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया था, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो डाटा दिमाग में आ जाएगा, है ना। देखो अब मत्स्य पालन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से क्या दिमाग में आ रहा है, नीली क्रांति, है ना। याद रखना, कई बार पूछा गया नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो आप बता दोगे मत्स्य पालन से। एक चीज और बता दो, इसका जो उद्योग है ना, प्रतिवर्ष 9% की दर से बढ़ रहा है। किसमें, भारत में। ये अपनी जो उसकी प्रतिशत थी उसे 9% दर की दर से बढ़ रहा है भारत में। और साथ ही चीज होता है, ये भारत में जीडीपी में मत्स्य पालन जो है वो भारत के जीडीपी में 1% की हिस्सेदारी भी रखता है। कई बार पेपरों में भी आया है कि मत्स्य पालन भारत की जीडीपी के कितने परसेंट पे हिस्सेदारी रखता है, तो आप बताओगे 1% पर हिस्सेदारी भी रखता है। अच्छा, मत्स्य पालन से संबंधित सरकार ने 4 प्रमुख घोषणाएं करी। उन 4 प्रमुख घोषणाओं को मैं लाइन वाइज आपको यही बता देता हूँ। झींगा ब्रॉडकास्ट के आयात के लिए स्वच्छता आयात परमिट की वैधता 3 माह बढ़ा दी गई थी। ब्रूड स्टॉक के खेप के आने में 1 महीने की देरी माफ कर दी गई थी। रद्द की गई खेपों के लिए क्वारंटाइन क्यूबलिक्स की फिर से बुकिंग की अनुमति दी गई, कोई अतिरिक्त शुल्क लिए बिना, है ना। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ साथ क्वारंटाइन के लिए एनओसी 7 दिन की जगह 3 दिन में ही मिलेगी। मतलब एक तरह से व्यापारियों को सहूलियत दी गई, जो आपको एनओसी मिल रही थी वो 3 दिन में दे देंगे, इसे 7 दिन का समय लग रहा था। और जो हम आपका वो बुकिंग रद्द हुई थी उसको हम दोबारा करवा देंगे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, है ना। अब 1 महीने तक के खेप की देरी माफ कर दिया गया।
परमिट को देखो 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा वैध कर दिया। मतलब सरकार ने क्या किया, मत्स्य पालन के लिए उनको समय बढ़ा दिया हर चीजों के लिए कि आप परेशान ना हो, हम समय बढ़ा देंगे। एक चीज और की गई, यहाँ पर 242 पंजीकृत, कहाँ गया ये, सब नीचे आएगा ये, 242 पंजीकृत झींगा हैचरी और नेपाली रिंग हैचरी के पंजीकरण की अवधि 3 माह बढ़ा दी गई है। ये एक तरह की मछलियां होती है ना, मछलियां होती हैं, फिशेस होती है, इनके लिए 3 माह की अवधि एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन को कवर करने के लिए समुद्र में पकड़ी गई मछली ई कल्चर के संचालन में ढील दी गई है। समझ रहे हैं आप, जो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कृषि की, बात करेंगे अन्नदाता की। मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी इस पे, आप अगर ढंग से सुन रहे होंगे कि अन्नदाता की एक ही चीज है, कृषि, खेती, जो वो हमें उगाता है और देता किसको है, हम लोग को देता है। वो भी किसमें, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिलता है, सरकार उनसे खरीदती है, उनको प्रॉफिट 0% होता है। अगर आप जोड़ने बैठोगे ना, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान करता है। तो और उसके पास आज की डेट में लैंड भी नहीं बचेगा, आने वाले समय में बहुत बड़े इश्यूज आने वाले हैं, क्राइसिस आने वाले हैं। सबसे पहले कृषि में चर्चा करेंगे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उपायों की सरकार ने कोविड-19 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और क्षमता निर्माण के मजबूत करने क्या क्या उपाय दिए हुए हैं। ये कोविड-19 के बाद भी चलते रहेंगे, इसमें रोक नहीं आएगी। सरकार ने ये भी कहा है, अगर ये आगे सक्सेस होते हैं इनको हम आगे भी चालू रखेंगे। क्या किया गया, इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा दे दिया। मैं दिखाता हूँ, देखो 1 लाख करोड़ रुपए लिखा हुआ है। किसानों को इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा दे दिया सरकार ने। अब कृषि बुनियादी ढांचे से मतलब मेरे साथ समझ रहे हैं, जैसे मान लो कोई चीज थी, जैसे मान लो आलू है, छोटा एग्जाम्पल है, कन्नौज में आलू होता है काफी, आपने कन्नौज से आलू लिया, अब वो क्या है, खुले में पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा ना, तो कोल्ड स्टोरेज, सरकार ने क्या है, उनकी फसल को सुरक्षित रखने के लिए नियरेस्ट कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करी। देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है, कृषि उत्पाद के लिए आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त कोल्ड चेन और फसल के बाद उसके प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे में कमी से मूल्य में कमी आती है। तो उन्होंने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था करी, वो भी एक नॉर्मल रेट पे। दूसरा, लघु अवधि की फसलों पर और दीर्घकालिक कृषि बुनियाद पर निवेश करने के लिए कहा कि मतलब लघु अवधि की फसल जो होती है, छोटी अवधि की फसल होती है, उस पर निवेश जो होता है ऋणों पर, जो उसमें ऋण होते हैं उसको ज्यादा ऋण देने के लिए कहा गया। जबकि दीर्घकालिक में कहा गया है कि अक्सर दीर्घकालिक फसलें नुकसान देके जाती हैं और जो लघु अवधि की फसलें होती हैं वो फायदा देके जाती हैं। तो सरकार ने कहा कि इस पे ज्यादा केंद्रित किया जाए कंपेरिजन टू दीर्घकालिक फसल के। और एक चीज कही गई है, किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा प्रदान की गई। क्यों प्रदान की गई है, कि वो लोग क्या करें, नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छी अच्छी नई मशीन्स को लगाएं, जिससे तेजी से काम हो, जल्दी से काम हो सके। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की व्यवस्था की गई है। मतलब अन्नदाता के लिए व्यवस्था तो खूब की जा रही है, पर अन्नदाता के पास पहुंचता कितना है, क्या अन्नदाता उतना शिक्षित है जो इन हाईटेक मशीनों को यूज कर सकता है, क्या आपने उनको इतना शिक्षित किया है, या फिर क्या व्यवस्था करी है आप गाँव में, आपने कितने लाख सॉइल टेस्टिंग करी है, बताएंगे आप? नहीं जवाब है सरकार के पास, पर सरकार ने बहुत सारी चीजें छोटी छोटी दे रखी हैं। और बात करते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो बुनियादी ढांचा था फसल के लिए, उसके प्रबंधन की व्यवस्था भी सरकार ने करी है कि ये जो फसल हो रही है उसके प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। वहाँ के जो कृषि उत्पादक मंडी है वो जाए और वहाँ के उस फसल की प्रबंधन की व्यवस्था करे कि फसल को रखना कैसे है कि वो फसल बर्बाद ना हो। आगे बात करते हैं, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की योजना दी। जो गांव में सूक्ष्म उद्यम होता है, समझते हैं क्या होता है, कहाँ गया पंजेरा। गांव में सूक्ष्म उद्यम का मतलब क्या होता है, महिलाओं ने मिलकर के अचार बनाने का काम चालू कर दिया, पापड़ बनाने का काम चालू कर दिया। अब क्या करना है, इस अचार और पापड़ को वैश्विक रूप में ले जाना है ना। वोकल फॉर लोकल फॉर वोकल वाला कहानी था, है ना। लोकल फॉर, एक सेकंड पेन नहीं कर रहा थोड़ा सा, लोकल फॉर वोकल वाली कहानी था। इसको जो है ना ले जाना है वैश्विक स्तर पे। जो उन्होंने अचार पापड़ बनाया, भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना प्रधानमंत्री जी का संकल्प को बढ़ावा देती है कि वैश्विक पहुंच के साथ साथ स्वदेशी की आवाज। मतलब जो पापड़ बन रहा था, जो अचार बन रहा था, जो लघु उद्योग, देखो यहाँ पे आंटी लेके खड़ी है, देखो ये पैकेट लेके खड़ी है ना, ये दिख रहा है पैकेट खड़ा है, यही पैकेट को अब उन्होंने कहा है कि इसको वैश्विक रूप देना है, इसको विदेशों तक देना है। तो अपने लघु उद्योग
यहाँ बिक रहा था, नहीं। अब ये क्या था, ये स्वयं गाँवों में स्वयं सहायता समूह होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं जो बैंकों से मदद लेकर के अपना स्वयं की सहायता के पापड़ वगैरह अचार बनाना या फिर कुछ भी करना, छोटे मोटे काम चालू कर देते हैं आपस में मिलके। ये असंगठित इकाइयां होती हैं, है ना, संगठित नहीं है, असंगठित इकाइयां हैं। अब इनकी मार्केट को विकसित करना सरकार के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया, क्योंकि गाँवों में ये एक अलग से एक्स्ट्रा रोजगार की फैसिलिटीज आई थी। इसके लिए क्या किया गया, 2 लाख करोड़ एमएफआई की मदद से एक योजना शुरू करी गई स्पेशली इसके लिए। और एक क्या काम किया गया, स्वयं सहायता समूह के लिए सहकारी समितियों का सहयोग दिया गया। सहकारी समिति वही होती है जो लोन प्रोवाइड कराती है स्वयं सहायता समूह को। तीसरा एक महत्वपूर्ण काम किया, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण। अब क्लस्टर कुछ नया शब्द आ गया होगा आप लोगों के लिए, आप चिंतित होंगे कि भाई क्लस्टर शब्द कहाँ से आया। तो मैं क्लस्टर शब्द के बारे में बता दूं। क्लस्टर सबसे मतलब उससे होता है, आगे एग्जाम्पल देखो दिखाई, जैसे उत्तर प्रदेश में आम, जम्मू कश्मीर में केसर, पूर्वोत्तर में बांस की टहनी, आंध्र प्रदेश में मिर्च, तमिलनाडु में साबूदाना। जो चीज जहाँ मशहूर है उसको वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम वहाँ की राज्य सरकारें करेंगी। इसके लिए फंड की व्यवस्था की गई है कि आप इसको आप वैश्विक स्तर पर ले जाए। दूसरा, बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों, खुदरा बाजार के साथ साथ एकीकरण और बेहतर आय, इस तरह के परिणाम की सरकार अपेक्षित कर रही है कि इस तरह के परिणाम होंगे इससे आगे जा करके। अच्छा, एक और चीज है, बाजारों में निर्यात बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे बाजार में निर्यात बढ़ेगा। देखो कोई चीज वैश्विक हो जाएगी, मान लो पापड़ किसी गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का पापड़ था, एग्जाम्पल लज्जत पापड़ बहुत फेमस हो गया, कहाँ से चालू हुआ था, छोटी सी जगह से चालू, स्वयं सहायता समूह से चालू हुआ था, आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया, है ना। वही ऐसे उत्तर प्रदेश का आम है, अपना अमलियाबादी आम है, वो बहुत ही फेमस आम है, लखनऊ का आम है, बहुत फेमस आम है। ये अगर वैश्विक रूप में जाएगा तो सरकार के लिए तो अच्छा होगा। इससे क्या होगा, बाजार में निर्यात हमारा बढ़ेगा ना, लोग हमसे कहेंगे भाई हमें ये इतना आम भेजो और भेजो, केसर और भेजो, बांस की टहनी और भेजो। आंध्र प्रदेश की मिर्च सबसे कड़वी मिर्च मानी जाती है, बोलेंगे कड़वी मिर्च और। तमिलनाडु का साबूदाना बहुत अच्छा बड़ा साबूदाना आता है, खूबसूरत साबूदाना आता है, बड़े साबूदाना की साबूदाना तो बहुत सारा आता है, पर तमिलनाडु का साबूदाना अच्छा आता है। तो मतलब वैश्विक रूप देना है उसको, एक तरह से ग्लोबलाइज करना है उसको कि भाई वो फॉरेन में भी उसकी डिमांड हो। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। एक नई योजना की सरकार ने शुरुआत करी जिसका नाम रखा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई योजना बन के आ रही है समय। एक मिनट, मेरा पेन फिर गायब है, ये इसका पॉइंटर बहुत छोटा है, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें क्या हुआ, 2000 करोड़ रुपए दिए हैं कौन सी योजना में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में बैठा दो, ये नई योजना सरकार बना के लेकर के आ रही है। अब देखो क्या है, मत्स्य मूल श्रृंखला और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, ये नई योजना है, इसको समझ लेना। सरकार सरकार समुद्री व अंतर्देशीय मत्स्य पालन के एकीकृत सतत समावेशी विकास के लिए यह योजना चालू करेगी। इसकी गतिविधियों के लिए सरकार ने क्या किया है, मत्स्य पालन और जल कृषि के लिए 11,000 करोड़ की व्यवस्था करी है ना। और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 9,000 करोड़ की व्यवस्था करी है। यही जोड़ करके 20,000 करोड़ रुपए हो गया। मतलब इसी 20,000 करोड़ को दो पार्ट में सरकार ने बांटा है, 11,000 करोड़ और 9,000 करोड़ में। 11,000 करोड़ में क्या है, 11,000 करोड़ में सरकार ने कहा है मत्स्य पालन और जल कृषि की व्यवस्था करो, जो ये लिखा हुआ है ना, तो मत्स्य पालन और जल कृषि की व्यवस्था। और 9,000 करोड़ से क्या कहा सरकार ने कि बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करो, ये बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करो, ठीक है। अब बुनियादी ढांचे की बात क्या होती है, बुनियादी ढांचा होता क्या है, मछली पकड़ने के लिए नाव की नई व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, है ना। फिशिंग हार्बर्स, मतलब जिससे मछली पकड़ते हैं, जिस जाल से पकड़ते हैं उसको फिशिंग हार्बर्स बोलते हैं, उसकी व्यवस्था करनी है। कोल्ड चेन बाजार आदि की व्यवस्था करनी कि भाई तुम अपना माल कहाँ कैसे कितनी तरह बेच सको, तो इस तरह की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने इसमें 9,000 करोड़ रुपए अलग से इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, एक देखो होती है, एक जल कृषि उत्पादन समझो क्या होता है। जल कृषि उत्पादन एक शब्द है, देखो यहाँ लिखा हुआ है जल कृषि उत्पादन। जल कृषि उत्पादन ये होता है कि जहाँ मछली जो होती है वो तैरते हुए जाल में रखा जाता है, मतलब क्लेज कल्चर में रखा जाता है, मतलब वो मरती नहीं, उसको जिंदा रखा जाता है ना। अच्छा, समुद्री शैवाल के बारे में पता ही होगा। समुद्री शैवाल आज की डेट में एक सुपर फूड बन के आया हुआ है, सुपर फूड समुद्री शैवाल से। कौन सा है, स्प्रूलीना, है ना। स्प्रूलीना एक सुपर फूड बन के आया समुद्री शैवाल से। इसको क्या होता है, समुद्री शैवाल का फायदा, समुद्री शैवाल खेती क्या होता है,
सो वो समुद्री शैवाल की खेती जो होती है समुद्रों में होती है, इसका फायदा क्या होता है, ग्रीन कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का ऐसे मतलब ये जैसे मैं फोटो लगाना भूल गया हूँ, माफी चाहूंगा कि सोच लो ग्रीन कलर का दिख रहा है, पूरे समुद्र के ऊपर घास फैली हुई है, उसको इकट्ठा करके स्पुलिना बनाते हैं। ये एक तरह समझ लो एक तरह से सुपर फूड होता है। जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो अपने साथ स्पुलिना ले जाते हैं खाने के लिए, उससे एक गोली खाते हैं उनका पेट आराम से भर जाता है। ठीक है, ये वही समुद्री शैवाल है। और ये एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है, बहुत कुछ फायदा होता है, और ये नेचर प्रोटीन प्रोटीन भी होता है इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि समुद्री शैवाल खेती के लिए भी सरकार ने यहाँ पे व्यवस्था करी हुई है। सजावटी मछली जैसे एक्वेरियम में आप मछली पालते हैं उसकी व्यवस्था करी गई है। और प्रयोगशाला नेटवर्क आदि की प्रमुख सुविधाएं करी गई, अलग से बनाया गया है, भाई मंडी बनानी उनकी अलग से। एक चीज और करी गई है, सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होना चाहिए, उन्होंने एक लक्ष्य लेके चले हैं। और 55 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार और निर्यात दुगना करना उन्होंने कहा। निर्यात दुगने का मतलब अभी तक जो निर्यात करे थे उसे जस्ट डबल कर देना है। मतलब पहले वो 50,000 करोड़ का निर्यात कर रहे थे, अब 1 लाख करोड़ का निर्यात कर देना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं वही डाटा ढूंढ रहा था, लिखा कहाँ, ये लिखा हुआ है 1 लाख करोड़ का निर्यात कर देना है। मतलब अब सरकार की उम्मीद है कि इसको दुगना कर देना है और 1 लाख करोड़ का कर देना है। बहुत प्यार समझो, बहुत आराम से ये डाटा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बोर जरूर हुआ इकोनॉमिक्स से, पर समझो, है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च किया। आप बोलोगे ये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है क्या। अब इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये खुरपका और मुंहपका ये क्या है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर पूछा जाता है खुरपका। अरे यार, खुर लगता है स्लाइड भाग ही रही है अपना स्पेशल कहीं। ओहो, सही से इश्यूज है थोड़े से, अभी करता हूँ। सरकार ने कई बार पूछा है कि खुरपका, और कलर चेंज कर लिया कि ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सरकार ने पूछा है कई बार, ये खुरपका और मुंह पका क्या है। खुरपका और मुंह का, जैसे पेपर दिए होंगे उसको पता होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये खुरपका और मुंह मुंह पका जो है वो एक तरह के रोग होते हैं, किसमें जानवरों में पाए जाते हैं। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा क्या किया सरकार ने, क्या किया, खुरपका मुंह पका और बुसलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करी है, जिससे 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है ना। देखो ये लिखा हुआ है, नीचे आ जाओ जरा। जिससे 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को चिन्हित करके उनका टीकाकरण किया जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। खुरपका और मुंहपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, खुरपका मुंहपका। खुरपका से मतलब होता है उनके पैर, यहाँ पे उनका खुर होता है। मुंहपका से मतलब उनके मुंह से होता है, ठीक है, याद रखना, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुरपका और मुंहपका। कई बार पूछा गया ये रोग किसके हैं, तो बता देना जानवरों के, भैंस है गाय के रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन आधारभूत ढांचा विकास कोष में 1500 करोड़ रुपए दिए, क्यों दिए गए। देखो भारत एक, तो अगर आपको पता हो, भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे आता है। भारत जो है भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में एक पहले स्थान पे आता है। तो सरकार जानती कि पशुपालन आधारभूत ढांचे में पैसा कुछ खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए उसने निजी निवेश किया, क्षेत्रों के डेयरी क्षेत्रों में निजी निवेश की व्यापक संभावनाएं देखी और 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, ताकि दुग्ध उत्पादन अधिक मात्रा में हो और हम दूसरे देशों में भी इसको सप्लाई कर सकें। अच्छा, डेयरी संस्करण, मूल्यवर्धन और पशुओं के चारे के लिए भी उसने निजी निवेश के समर्थन का उद्देश्य दिया। निजी निवेश मतलब जो निजी निवेश एफडीआई से मत समझना कि एफडीआई हो गया। निजी निवेश मतलब एक तरह से, ऐसे आप हो, आपने बोला साहब मुझे एक तरह से मुझे गौशाला खोलनी है। किस लिए खोलनी है, मैं उसमें गाय भी रखूंगा और दूध की सप्लाई भी करूंगा। तो ये आपका निजी निवेश था, इसका समर्थन किया सरकार ने और कहा 1500 करोड़ रुपए का हमने इसमें लोन की व्यवस्था कर रखी, 15,000 करोड़ रुपए की लोन की व्यवस्था कर रखी, जिसमें हम आपको देखेंगे कि हाँ कितना क्या है, उस आप आपको लोन दे देंगे। ठीक है, इसमें से अच्छा, ये एक नया बना रही है सरकार, याद रखना ये पुराना नहीं है, नया बना रही है पशुपालन आधारभूत ढांचा विकास कोष।
इसमें 15,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, पेपर में पूछा सकता है कि हाल ही में सरकार ने जो पशुपालन आधारभूत ढांचा विकास कोष बनाया है, उसमें सरकार ने कितने पैसे रखे हैं, तो आप बताना। 15,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। उत्कृष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए संयंत्रों की स्थापना करनी, ताकि वो दूध को सुरक्षित रख सकें और वो फॉरेन वगैरह में भेज सकें। ठीक है। जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन में 4,000 करोड़ रुपए मिला। अब जड़ी बूटियों से क्या तात्पर्य था? बाबा जी कह रहे हैं ना कि आजकल गिलोय घनवटी खाओ, अश्वगंधा खाओ, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। सरकार ने इसको बहुत ही सीरियस लिया है कि क्यों ना हम लोग जड़ी बूटियों की खेती चालू करा दें, एलोवेरा की खेती चालू करा दें और गिलोय की खेती चालू करा दें। कई बार बाबा जी भी कहते हैं कि हाँ, गिलोय की वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली जाओगे आप, तो दिल्ली जैसे ही आप कैंट एरिया के पास से निकलोगे, देखना बहुत बड़े बड़े वहाँ पे आपको गिलोय की लतें दिखेंगी। लता होती है ना, जैसे आपकी उसकी होती है मनी प्लांट की लता होती है, वैसे गिलोय की बहुत बड़ी बड़ी लताएं दिखाई देंगी। सरकार ने इसके लिए भी 4,000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इसके लिए क्या किया उसने? उसने क्या किया है, खेती के औषधि पौधों की खेती के अंतर्गत 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का समर्थन दिया हुआ है, और अगले 2 साल में जड़ी बूटियों की खेती के दायरे में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को लाया जाएगा। अभी कितना है? 2.25 हेक्टेयर पे खेती के लिए लाया गया है। आगे सरकार का कितना लक्ष्य है? 10 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है कि हम 10 लाख हेक्टेयर जमीन को किसान इसकी जड़ी बूटियों की खेती में लेकर के आएंगे। और बजट कितना सरकार ने दिया है? बजट दिया है 4,000 करोड़ रुपए का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सरकार ने कितना बजट दिया है जड़ी बूटियों के लिए? 4,000 करोड़ रुपए का। और कितनी लैंड है? 2.25 लाख लैंड, 2.25 हेक्टेयर जमीन है। और आगे कितने हेक्टेयर तक उसको क्षेत्रफल को बढ़ाना है? तो 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को उसको बढ़ाना है। अच्छा, एक चीज और है, इससे किसानों को क्या फायदा होगा? इससे किसानों को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की अनुमानित आय बढ़ जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की, 5,000 करोड़ की आय बढ़ जाएगी। और औषधि पौधों के लिए एक मंडी तैयार हो जाएगी। भारत एक नेटवर्क बन जाएगा पूरा कि भाई अगर औषधि पेड़ चाहिए, औषधि पेड़ की अगर आपको आवश्यकता है किसी को भी, तो उसके लिए एक पूरी मंडी बन जाएगी भारत। अच्छा, और कोशिश करी गई है जो ये पूरा इलाका बनाया जाए जड़ी बूटियों वाला, ये गंगा नदी सटे इलाकों में औषधि गलियारा का विकास किया जाए, जो करीबन 800 हेक्टेयर क्षेत्र से जोड़ा जाए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी के किनारे औषधि गलियारे का निर्माण किया जाएगा? तो आप बताना, गंगा नदी किनारे किया जाएगा। कितने क्षेत्र में किया जाएगा? 800 हेक्टेयर क्षेत्र में इसको किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। मधुमक्खी पालन। देखो, एक क्वेश्चन कई बार बना है मधुमक्खी पालन से। अच्छा, पहले देख लो मधुमक्खी पालन में कितना दिया, 500 करोड़ रुपए दिया है मधुमक्खी पालन में। क्वेश्चन क्या बना है? परागण, पोलिनेशन, है ना, पोलिनेशन के माध्यम से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता कौन करता है? तो आप बताओगे मधुमक्खी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को भी आजीविका का समर्थन देने वाली एक गतिविधि बनाई गई है। कैसे? अब मधुमक्खी पालन करते हैं, उससे शहद होता है, और शहद भी एक कृषि के अंतर्गत आता है, यानी मधुमक्खी पालन को भी कृषि के अंतर्गत लिया गया। अब इसके समर्थन के लिए कितना दिया गया? इसके समर्थन के लिए सरकार ने, एक बार कहाँ गया ये, इसके समर्थन के सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं मधुमक्खी पालन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने ही बताया ना परागण के बारे में। परागण के माध्यम से फसलों की पैदावार गुणवत्ता में वृद्धि होती है ना। और देखो, इससे अन्य उत्पाद क्या मिलते हैं? शहद और मोम जैसे अन्य उत्पाद मिलते हैं। मतलब अन्य उत्पाद क्या हो गए? मोम मिल रहा है, शहद मिल रहा है, दो मुख्य उत्पाद ये तो है ही है मधुमक्खी पालन से, है ना। तो ये भी कुछ ना कुछ जीडीपी में असर करता ही करता है। ये भी किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। उसके बाद सरकार ने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, संग्रह, विपणन, भंडारण केंद्र, मूल्यवर्धन सुविधाएं आदि संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास किया है। मानदंडों को लागू करने के लिए एक प्रणाली का विकास किया है। और उन्होंने कहा है कि यार, जो ये मधुमक्खी पालन पे से महिलाओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए एक क्षमता विकसित करने का प्लान किया हुआ है इसमें। और मुख्य क्या था? मधुमक्खियों की गुणवत्ता, कि मधुमक्खी कितनी अच्छी होगी, कितना शहद देगी, और उनकी प्रजनकों की विकास के लिए सरकार ने अलग से काम करने के लिए सोचा हुआ है। इससे सीधा 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में बढ़ोतरी होगी। कितने? सीधा 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में बढ़ोतरी होगी। और
उपभोक्ता की गुणवत्ता युक्त शहद प्राप्त होगा। अभी हम लोग कंप्लेन करते हैं भाई लोकल शहद मिल गया, ये हो गया, और उपभोक्ता को यहाँ पर गुणवत्ता युक्त शहद प्राप्त होगा। शहद जो है वो एक मेडिसिन का काम भी करती है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको भी एक अच्छा गुणवत्ता उपयोग ले किया जाए। तो याद रखना, मधुमक्खी पालन भी कृषि में आता है। ओके, डन है। मधुमक्खी से एक्स्ट्रा क्या मिलता है हमें? मोम मिलता है। आगे बढ़ते हैं, टॉप से टोटल तक। टॉप से टोटल का अर्थ समझ रहे हैं क्या है? बाजार को अब जितना करना है वो ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। कैसे? अब देखो, समझो सिस्टम को। टॉप से, एक सेकंड, कहाँ गया? टॉप से टोटल तक में 500 करोड़ रुपए दिए गए। अब हुआ क्या? ये देखो, जैसे इन आंटी के हाथ में सामान रखा हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ 20 दिन बाहर धर दो, सड़ जाएगी कोई भी सब्जी होगी। ये बैगन जो रखे हैं, ये 20 दिन बाहर रख दो, सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखोगे मुरझा जाएंगे, 5-6 दिन बाद देखना बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, है ना। तो वही हुआ हाल ही कोविड-19 के दौरान। सब्जियां तो बिकी नहीं ना, फल बिके ज्यादा, तो इससे भी नुकसान, तो वही लिख रहा है। तो सरकार ने कहा जो जल्द खराब होने वाली फल और सब्जियां हैं, उनकी जिनकी मजबूरी में बिक्री और कीमतों में गिरावट को रोके जाने की जरूरत है। जो जल्दी खराब हो जा रही है फल और सब्जियां, उसके लिए कुछ ऐसा करें ताकि उसकी बिक्री में और गिरावट को रोके जाने की बहुत जरूरत है। और ये एक बाधित श्रृंखला बन गई है बीच में। और उसने क्या किया, सरकार ने क्या किया, टमाटर, प्याज, आलू से संबंधित को ऑपरेशन ग्रीन का सभी फलों और सब्जियों का तक का विस्तार किया जाएगा। मतलब जो सब्जियां खराब नहीं हो रही, टमाटर खराब नहीं हो रहा, प्याज खराब नहीं हो रहा, आलू खराब नहीं हो रहा, कोल्ड स्टोरेज में रखा था, खराब होता नहीं है, तो इसको क्या किया गया, स्टोर करने की व्यवस्था की गई है। और फलों और सब्जियों को भी कोल्ड स्टोरेज में अच्छी तरह से व्यवस्था की गई, या फिर उसको ऑनलाइन डिलीवर करने, या फिर उसको ऑनलाइन ला जाने की व्यवस्था करी कि गाँव से डायरेक्ट ले करके इसको ऑनलाइन बेचा जाए। सरकार इस तरह की भी व्यवस्था करी, उसके लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कोल्ड स्टोरेज। अब जैसे क्या है, आप कोल्ड स्टोरेज खोलना चाह रहे हो, कोल्ड भंडारण खोलना चाह रहे हो, तो उसमें आपको 50% की सीधी सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने कहा है इस योजना के अंतर्गत, टॉप से टोटल योजना के अंतर्गत, हम शीत भंडारों को या फिर कोल्ड स्टोरेज को सीधा सीधा 50% की सब्सिडी प्रदान करेंगे। अच्छा, एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आई है इसी के लिए, 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट लेके आई है सरकार, जिसमें इसका आगे विस्तार किया जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा, अनुमानित लाभ क्या हो सकता है? किसानों की उपज बेहतर मूल्य मिल जाएगा। भाई मान लो आज आलू सस्ता है, मैंने उठाया कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, अरे 2 महीने 3 महीना आलू थोड़ा महंगा हुआ, मैंने अपना आलू निकाल दिया बाजार में, थोड़े प्रॉफिट के साथ बेच दिया, तो इससे 2 लोग को फायदा होगा। एक तो खरीदने वाले को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और दूसरा किसान को फायदा होगा कि वो जो पहले 2 रुपए का बेच रहा था, आज वो 3 रुपए की चीज बिक रही है। अच्छा, एक और चीज है, इससे उपभोक्ता को किफायती उत्पाद मिलेंगे भाई। अच्छी रेट, मान लो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, साफ सुथरा है, जितना किराया लगा उसने दिया, बाकी थोड़ा रेट पिला के बेच दिया। सरकार ने भी कोल्ड स्टोरेज में 50% सब्सिडी दे दी है ना, तो सरकार का भी दबाव हो गया उनके ऊपर। तो कुल मिलाकर के इसमें दोनों का फायदा है, उपभोक्ता का भी फायदा है और बेचने वाले का भी फायदा है। जो बेच रहा है उसका फायदा, उपभोक्ता का फायदा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे शासन एवं प्रशासनिक सुधार की हम लोग। शासन और प्रशासनिक सुधार में इम्पोर्टेंट क्या है, एक सेकंड। बात करेंगे शासन या प्रशासनिक सुधार की। जरूरत क्या पड़ी शासन और प्रशासनिक सुधार में? आप अगर कहीं मंडी गए होंगे तो स्थितियों को समझा होगा आपने। एक तो बेहतर मूल्य की जरूरत होती है मंडियों में। भाई मूल्य निर्धारण कैसे होता है? सरकार के थ्रू होता है, पर मंडी में ये है कि हमें सामान खरीदना और रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खराब ना हो। तो हाल ही में जैसे कोविड-19 चल रहा था, आपदा का समय था, तो क्या किया गया, आप कोई वस्तु को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जरूरत की वस्तु है, तो इसके तहत एक नियम बनाया गया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, वस्तु अधिनियम 1955, जिसके तहत कहा गया कि अभाव के दिनों में या फिर जब आपदा चल रही है, तो उसमें आप महत्वपूर्ण से गेहूं, चावल वगैरह को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये एक जुर्म साबित हो जाएगा। हाल ही में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू सहित कई कृषि सामग्रियों को इसमें नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था, है ना। राष्ट्रीय आपदाओं में कीमत की वृद्धि सहित अकाल जैसी बहुत सारी असाधारण परिस्थितियों में स्टॉक की सीमा लगाई जाएगी। सरकार ने कहा है हम स्टॉक को एक अलग तरह से वे पे रखेंगे, जा करके उसके लिए हम अलग से मंडियां बनाएंगे या फिर एफसीआई गोदामों में रखवाएंगे जो खराब ना हो। सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन भी करेगी। क्या संशोधन करेगी, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।
किसानों की उपज को केवल एमएसपी में लाइसेंस धारकों को बेचने के लिए बाध्य है। कैसे? पहले क्या था, किसान जो है वो जिनके पास एमएसपी के लाइसेंस हैं उन्हीं को भेज सकते थे, है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं के थ्रू ही माल बिक सकता था। पर अब क्या हुआ, सरकार ने कह दिया कि आप अपना देखो, यहाँ सरकार ने एक नियम बना दिया कि या किसान किसी के पास भी जा करके अपना माल बेच सकता है, उसके पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। उसे ये जरूरत नहीं है कि इसी मंडी में भेजे, वो अपने अंतरराज्यीय व्यापार भी कर सकता है, बाहर जा करके बाधा मुक्त अपना सामान बेच सकता है। अच्छा, कृषि उपज की ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है, अब ई टेंडर होगा उसका, जिससे किसानों को अच्छा फायदा होगा, ई टेंडर से किसानों को अच्छा फायदा होगा। अच्छा, एक और चीज थी, इससे किसानों को जो कम मूल्य का इशू फंस रहा था ना कि भाई एक बहुत कम मूल्य दे देते हैं उनको, बहुत सारे किसान जो होते हैं मंडियों में ना आकर के बाहर कुछ कम रेट पे बेचते, कहते हैं मंडियों में बहुत भीड़ लगी है, हमारा तो माल खराब हो जाएगा, पड़ा रहेगा, भीग जाएगा, सब इश्यूज रहते हैं। तो किसान क्या करते हैं, बाहर भी इन चीजों को बेच देते हैं। तब ई टेंडरिंग की व्यवस्था से किसानों को डायरेक्ट मुनाफा होगा, डायरेक्ट फायदा होगा, और किसान अधिक फायदा कमा पाएंगे इसके थ्रू। कृषि उपज की कीमत और गुणवत्ता को भी बढ़ाना एक बहुत बड़ा सरकार के लिए लक्ष्य है। जब बुआई होती है तो क्या एक अंदाजा लगा लेते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे 5 एकड़ बुआई में एक इतना धान होगा, अन्न होगा, तो पर कहते हैं कुछ आपदा आ गई, कुछ आ गई, तो वो इतना नहीं हो पाता। तो एक चीज कही गई है, बुआई के समय हम फसल की कीमत का अनुमान के लिए एक हमारे पास तंत्र का अभाव है। या तो हम पूरी तरह पता कर लें कि भाई नहीं यार, यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी, यहाँ पर सूखा नहीं पड़ेगा, इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे, तो क्लियरिटी आ सकती है। पर हमारे पास इनके तंत्रों का संपूर्ण तरह से अभाव है, जिसके तहत किसान अक्सर परेशान होता है। हम कुछ इनपुट जानकारियों में जिंदा रहते हैं जो हमें बता देंगे सेटेलाइट के थ्रू, किसी थ्रू, उनके थ्रू जिंदा रहते हैं। दूसरी चीज, सॉरी, किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से खुदरा व्यापारी और निर्यातकों से डायरेक्ट जोड़ने का सरकार एक कानूनी ढांचा बनाने जा रही है, जिसके तहत किसान जो होगा वो डायरेक्ट खुदरा व्यापारियों से और निर्यातकों से जुड़ेगा, अपना सामान को बेचेगा, जिससे सारा प्रॉफिट किसान को होगा। अच्छा, किसान को इससे क्या होगा, उसके पास उसके राशन का जो मतलब जो सामान पड़ा है उसमें कोई जोखिम नहीं रहेगा कि भाई पड़ा हुआ है, कल को सड़ जाएगा, नहीं बिकेगा, है ना। उसको रिटर्न सुनिश्चित मिलेगा, और किसान की गुणवत्ता जो होगी वो अन्न की वो अच्छी जाएगी और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, है ना। तो हम लोगों ने आज काफी बात करी किसान और उसकी गुणवत्ता के बारे में, किसानों के बारे में, कृषि के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको समझ लीजिएगा। हमने पार्ट 3 चर्चा पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और मैं एक बार फिर से बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। 1 सेकेंड, आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर लें। मेरी अनअकैडमी में जल्दी ही क्लास आने वाली है। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे अनअकैडमी के भी। अभी मैं फिलहाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे भी मैं हिस्ट्री की एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा वहाँ पर। और हिस्ट्री बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति तक से पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे, और इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, अपने देश का नामकरण कैसा कैसा हुआ है, नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। और मेरा कोड सभी लोग याद रखिएगा, मेरा कोड है DSUS। उसके थ्रू आप 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। आप मेरे कोड के थ्रू 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट वहाँ से ले सकते हैं। और अगर कोई इशू फंसता है तो आप मुझे 8303798601 पे कॉल कर सकते हैं, और या फिर मुझे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और जिसको जिसको इसके PDF फाइल्स चाहिए हैं पूरे प्रोजेक्ट की, वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उनको PDF पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के दे दूंगा, ठीक है। डन है, कोई इशू तो नहीं मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है। और एक काम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। और जब वीडियो देखते हो ना तो लाइक बटन क्यों नहीं दबाते हो भाई, लाइक बटन जरूर दबा दिया करो और शेयर कर दिया करो, ताकि सबका फायदा हो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ अगर मैं, तो सबका प्रॉफिट हो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।